तो शुरू करते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। हेडिंग दे लें, हेडिंग दे लें बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी की हेडिंग दे लें बेटा, ये हमारा टॉपिक ही है। तो आज से हम ये शुरू करने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आवाज का और बोर्ड का इशू नहीं होगा। बड़ा कंप्यूटर थोड़ा सा है, ये साथ साथ चलाएं, साथ साथ चलाएं, ताकि जिन लोगों का सीटीडी का इम्तिहान है उन्हें भी फायदा हो जाए। करना तो हमने है ना, बाद में भी करना है। थोड़ी सी अपने रूटीन बढ़ाएं। अब आप कुछ कह रहे सर थोड़ा दिया करें, बेटा देखिए 1.5 घंटे का ये लेक्चर होता है, आधे घंटे का वो लेक्चर होता है कंप्यूटर का, तो मैक्सिमम 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। इसे कवर करने में आपके मैक्सिमम 3 घंटे लग जाएंगे बस। तो ये करें, लाजमी करें, इतना तो कम से कम टाइम निकालें ना यार अपने मकसद के लिए। आप 5 से 6 घंटे तो कम से कम डेली के निकालें। 5 से 6 घंटे कम से कम पढ़ें। 4-5 कम से कम पास पेपर करें डेली का। 4-5 कम से कम आप डेली का पास पेपर करें। इस तरह से जो है ना आप करेंगे तो 3 से 4 माह में आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि कोई भी इम्तिहान आपका होगा तो वो पास हो जाएगा। तो शुरू करते बड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी, दुनिया की ज्योग्राफी जो है हमारे पास, दुनिया की जो वर्ल्ड है हमारे पास उसका मैप बनाएंगे। सबसे पहले बनाए, जरा मैप बनाए वर्ल्ड का। दुनिया का जो मैप है हमारे पास, वर्ल्ड का जो मैप है कुछ इस तरह से है, बना ले बेटा। कुछ इस तरह से बेटा बनेगा हमारे पास मैप। दुनिया की जो शेप है कुछ इस तरह से है बेटा। कुछ इस तरह से बेटा बनेगा हमारे पास मैप। जिस तरह से बनता है बना ले, कोई इशू नहीं है। अगर ये सही गोल नहीं बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। कुछ इस तरह से बेटा हमारे पास मैप बनता है। दुनिया का जो शेप है हमारे पास, वर्ल्ड की जो शेप है कुछ इस तरह से बनेगी, जरा बना लें। जब भी हम कोई भी मैप बनाते हैं, हम कोई भी मैप बनाएंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होगी ना, ये वाली, ये नॉर्थ होगी बेटा। ये कौन सी साइड होगी हमारे पास? नॉर्थ होगी। बैक साइड में क्या होगी जी हमारे पास? साउथ होगा। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और उसके बाद ऐसे हम वी लिखेंगे, WE ऐसे करके, ऐसे दरमियान में लिखने हैं। जिस साइड पे W होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे E है ये आपका ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन निकालने। सामने क्या होगा जी हमारे, बिल्कुल नॉर्थ होगा। उसके बाद बैक साइड में हमारे साउथ होगा। फिर मैंने वी लिखा, जिस साइड पे W होगा वो वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे E होगा वो ईस्ट हो जाएगा। एक तो बेटा आप लोग ना कोशिश किया करें, कम से कम मैसेज किया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा आप खुद भी सर्च कर लिया करें, गूगल पे हर चीज मौजूद होती है। दूसरा, हम मुझे मशवरे देने से बेहतर है जो आपको बताया जा रहा है वो करें। सिलेबस कवर करवाना बेटा हमारा काम है, आपका नहीं है। पेपर लेना कमीशन का काम है, ना आपका काम है ना मेरा काम है। आपका जो काम है आपके हिस्से का वो तैयारी करना है, तैयारी पढ़ना है, बैठ के जो लेक्चर दिए जा रहे हैं वो कवर करना है। तो कौन सी चीज कब करवानी है, कैसे करवानी है बेटा, ये हमारा काम है। जब आप इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे फिर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। जो आपको करवा रहे हैं वो करते जाएं। जब आपको जो चीज करवानी होगी, हमें बेहतर पता है, हम एक सेटअप चला रहे हैं, आज से नहीं चला रहे हैं। जब आपने तैयारी शुरू भी नहीं की थी तब से हमने ये सेटअप चलाया हुआ है। 2020 से मैं ये चला रहा हूं। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज आपको किस तरह से करवानी है और कब करवानी है। तो माजरत के साथ थोड़ा सा ख्याल किया करें। अब आप मैच्योर हो गए हैं, छोटे बच्चों की तरह जो है ना, जो भी प्राइमरी में होते हैं उसकी तरह हरकतें ना किया करें। आपकी हरकतें भी मैच्योर होनी चाहिए। एक कमीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन वाला जो बच्चा होता है वो मैच्योर होता है, उसकी हरकतें भी वैसी होती हैं। छुचूरी हरकतें छोटे बच्चों की तरह ना किया करें। कुछ बच्चे हैं ऐसे। चलें, नॉर्थ है हमारे पास नीचे, उसके बाद हमारे पास साउथ होगा, फिर हम वेस्ट लिखेंगे, जिस साइड में W होगा वो वेस्ट हो जाएगा,
जिस साइड में ई होगा वो हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो ये बेटा हमारी क्या है, जमीन है, अर्थ है, अर्थ का मैप बनाया हमने। इसकी शेप के बारे में आपसे वो पूछ सकता है, तो इसकी शेप बेटा बनेगी हमारे पास जियोइड। इसके लिए टर्म यूज करेगा वो जियोइड की, जियोइड की टर्म यूज करेगा बेटा। जियोइड लिखिएगा, पूछेगा शेप ऑफ द अर्थ इज, जमीन की जो शेप है वो कैसी है, जियोइड की तरह है, जियोइड। या इसके लिए ओबलेट सफीराइड, ओबलेट सफीराइड की तरह जो है ना जी हमारे पास इसकी शेप है। स्फेरिकल का ऑप्शन देगा, इलिप्टिकल का देगा ऑप्शन, तो वो ऑप्शन ठीक नहीं है। जियोइड की शेप जो है ना ये लफ्ज यूज करता है वो। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड की शेप कहते हैं। इसे मैं रेस करता हूं। तो हमारी ये जो जमीन है ना बेटा, इसमें दो चीजें हैं, एक पानी है और दूसरा क्या है जी हमारे पास, दूसरा लैंड है, लैंड है। और उसके बाद क्या है, जिसमें पानी है हमारे पास। तो लैंड किस तरह से है वो पहले हम देखेंगे, फिर हम पानी को देखेंगे, फिर इसकी मूवमेंट को देखेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें कुछ हमारे पास लाइंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बेटा ये देखेंगे हमारे पास जो जमीन है ना वो कितने परसेंट है, लैंड। हमारे पास लैंड कितने परसेंट है, 29% हमारे पास लैंड है। कितने परसेंट, 29%। और 71% हमारे पास क्या है, वाटर है। 71% हमारी जमीन के ऊपर क्या है, पानी है। और 29% हमारे पास लैंड है। जो लैंड है हमारे पास वो किस शेप में है, वो कॉन्टिनेंट की शेप में है। वो हमारे पास कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कहते हैं हम बरयाज़म को, आपने पढ़ा होगा बरयाज़म, बरयाज़म हम कहेंगे इसे हम। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये है, अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, बरयाज़म कहेंगे, कॉन्टिनेंट कहेंगे। तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, हमारी जमीन पे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। मतलब ये है कि जो 29% लैंड है हमारे पास, इसे हम 7 कॉन्टिनेंट में तकसीम करेंगे। जो 29% हमारे पास लैंड है, इसे हम कितने कॉन्टिनेंट में तकसीम करते हैं, कितने बराज़म में तकसीम करते हैं, 7 बराज़म में। बराज़म की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, चारों साइड में जिसके पानी होगा ऐसा बड़ा सा खुश्की का टुकड़ा क्या कहलाएगा, हमारे पास कॉन्टिनेंट कहलाएगा। आइलैंड होता है एक जजीरा, उसके भी चारों तरफ पानी होता है, लेकिन वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है। स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड, वो स्मॉल होता है, ये लार्ज पीस ऑफ लैंड होगा। बस फर्क इतना है। तो वो जो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, यहाँ उन्हें बनाएंगे, आप लोग भी मैप बनाया करें, साथ साथ लिखा करें। बहुत सारी चीजें आपको मैप में क्लियर होती हैं। जो लोग नहीं बना रहे हैं बेटा, उन्हें एंड पे पता लगेगा कि इसका नुकसान उन्हें क्या हुआ है। पूरे का पूरा आपका इंटरव्यू जो है ना, बाज दफा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हो जाता है। मेरा हुआ था एक इंटरव्यू पूरा ज्योग्राफी पे, आपको बताऊंगा। ये पनामा पे जब हम जाएंगे ना, पनामा कैनाल और ये सारा कैरिबियन कंट्रीज जो है हमारे पास, लैटिन, जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, उनके ऊपर पूरा एक इंटरव्यू हो गया था। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में अक्सर सवाल बन रहे होते हैं, बीपीएससी में भी, एफपीएससी में भी, और इसके अलावा जो एग्जाम हो रहे होते हैं उसमें भी। तो शुरू करता हूं बेटा मैं। हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है उनकी कुछ शेप इस तरह से है। एक हमारे पास यहाँ बनेगा बेटा, इस साइड से शुरू कर रहा हूं, यहाँ बनेगा हमारे पास, इसे मैं कहता हूं नॉर्थ अमेरिका। इसे मैंने क्या कहा, नॉर्थ अमेरिका, एन से नॉर्थ एशिया अमेरिका। उसके नीचे हमारे पास बनेगा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो साउथ वाली साइड पे है, साउथ अमेरिका। नॉर्थ वाली साइड पे जो है उसे कहेंगे हम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न साइड पे, साउथ अमेरिका सॉर्दर्न साइड पे। उसके बाद यहाँ सेंटर में हमारे पास है यूरोप, ईयूपी, यूरोप। यूरोप के बिल्कुल साउथ में हमारे पास यहाँ बनेगा अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यूरोप के नीचे हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बेटा। यूरोप के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है हमारे पास एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें हमारा प्यारा पाकिस्तान भी है। एशिया के बिल्कुल नीचे हमारे पास आएगा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसे हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहेंगे, ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कहेंगे। तो 6 हो गए। 7वां जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास वो साउथ पोल पे यहाँ बनेगा, हमारे पास कहाँ बनेगा बेटा, साउथ पोल पे बनेगा, और जिसका नाम क्या है हमारे पास, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ये साउथ पोल पे है हमारे पास, साउथ पोल पे जो कॉन्टिनेंट है बेटा इसका क्या नाम है हमारे पास, अंटार्कटिका है। तो 7 बड़े आज़म कुछ इस तरह से हैं। अब यहां से कमीशन कैसे सवाल बनाएगा, ये आसान से सवाल बनाएगा। तो क्या कहेगा, वो कहेगा जी बताएं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, दूसरा बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, फिर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। इस तरह से सवाल यहां से बनाता है। फिर थोड़ा सा मुश्किल सवाल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, वो कहेगा जी बताएं यूरोप के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है। अब इसने मैप बनाया उसे तो पता होगा कि यूरोप की ये ईस्टर्न साइड है तो एशिया है, यूरोप की वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, इस तरह से पूछता है। अफ्रीका के नॉर्थ में हमारे पास यूरोप है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में भी ईस्ट में भी एशिया है, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है। इस तरह से अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में कौन सा, एशिया, एशिया के साउथ में कौन सा है, साउथ पोल पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ पोल पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ पोल पे यूरोप है, नॉर्थ पोल पे यूरोप है, मैक्सिमम हिस्सा यूरोप का है नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे अंटार्कटिका है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो कमीशन यहां से आपसे पूछ सकता है जो आपने करने हैं। तो यहां मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूं, आपने क्या करना है, कॉन्टिनेंट की तरतीब निकालनी है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, चले मैं बता देता हूं, दूसरा बड़ा अफ्रीका है। ये दोनों की जो रैंकिंग है रकबे के लिहाज से भी पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया है पहले नंबर पे, आबादी के लिहाज से भी एरिया के हिसाब से भी दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। उसके बाद फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये आपने क्या करना है, तैयार करना है और उसके बाद अपने नोट्स में शामिल करना है, गूगल करना है, थोड़ा सा काम अब आप खुद भी किया करें। देखिए बेटा अगर आप समझ रहे हैं कि मैं आपको जो है ना जी जब भी आप मुझसे कुछ पूछेंगे या जी क्लास में आके राणा साहब जो है ना जी क्या करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, हमें खुश रखने की कोशिश करेंगे, बेटा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। क्योंकि मैं आपको जो फीस चार्ज कर रहा हूं, जो आपने मुझे पे किया है वो इसलिए किया है कि आप लोग कामयाब हो जाए। उसके लिए मैंने आपको पढ़ाना है, आपको मैंने गाइड करना है, डिलीवर करना है। उसके लिए मुझे अगर सख्त लहजा भी अपनाना पड़ेगा तो मैं बेटा अपनाऊंगा। जब आप बाहर थे तब आप हमारे पास स्टूडेंट नहीं थे, तब हमारा कोई हक नहीं था आपके ऊपर सख्ती करने का। अब हमारे पास आ गए, अब हमारा हक बनता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं सख्ती के साथ भी आपको रोकूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी अब कुछ ख्याल करें और अपने टारगेट पे फोकस करें, जो आपका टारगेट है तो अब आप ये खुद करेंगे। ठीक हो गया। पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो पूछता सबसे छोटा कौन सा, पॉपुलेशन के हिसाब से अंटार्कटिका है, 1000 के करीब लोग रहते हैं, साइंटिस्ट जो है यहाँ पे तजर्बा जो करने के लिए मौजूद हैं। इसी तरह से सबसे छोटा रकबे के लिहाज से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछता है इस तरह से वो। तो ये सारा आपने खुद करना है। ठीक हो गया, इसे मैं रेस करता हूं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है बेटा 71% वाटर। 71% जो वाटर है हमारे पास ये 5 ओशंस की शक्ल में है। ओशंस की शक्ल में हमारे पास बनेंगे 5 ओशंस, 5 समंदर। ओशन को उर्दू में समंदर कहेंगे। सी का मतलब भी समंदर होता है। ये जो 71% पानी है ये तकसीम किया गया है सारे का सारा 5 ओशन में।
ये सारे का सारा 5 ओशंस में तकसीम किया गया है। 5 ओशंस हम बनाएंगे यहाँ पे। उन्हें याद रखने का फार्मूला जो है वो पैसा है, पैसा, PAISA, पैसा। पैसा से आप याद रखेंगे, तरतीब भी यही है, तरतीब भी यही है, पैसा, पैसा, PAISA, पैसा। तो याद रखिएगा जो पैसा है ये हमारे पास क्या है जी, इससे आप 5 ओशंस को तैयार कर सकते हैं। पी से हमारे पास बनेगा बेटा पैसिफिक ओशन। पी से पैसिफिक ओशन, जिससे हमने क्या कहा था उर्दू में, बहर उल काहिल कहा था, बहर उल काहिल कहा था। इसे हमने सुस्त समंदर, बहर उल काहिल इसे हमने कहा था, सुस्त समंदर। ए से अटलांटिक ओशन, जिसे हमने बहरे ओकियानूस कहा था, बहरे ओकियानूस से हमने कहा था। आई से इंडियन ओशन, बहरे हिंद जिसे हमने कहा था। एस से सॉर्दर्न ओशन, जिसे हमने कहा था बहरे मुंजमद जनूबी, सॉर्दर्न ओशन जनूब में है। और ए से बनेगा हमारे पास आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल पे, बहरे मुंजमद शुमाली इसे हमने कहा था। तो 5 जो ओशन है इस तरतीब से, सबसे बड़ा पी से पैसा, दूसरा बड़ा अटलांटिक, तीसरा बड़ा इंडियन, चौथा बड़ा सॉर्दर्न, 5वां बड़ा आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आर्कटिक, उससे बड़ा सेकंड स्मॉलेस्ट सॉर्दर्न ओशन, थर्ड स्मॉलेस्ट इंडियन ओशन, फोर्थ स्मॉलेस्ट इधर से चलेंगे तो इसमें हमारे पास अटलांटिक ओशन, फिफ्थ स्मॉलेस्ट पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट और फिफ्थ लार्जेस्ट। तरतीब वो आपको चक्कर देके चेंज कर सकता है। अब यहाँ बनाएंगे हम इन ओशंस को हम बनाएंगे 1 बाय 1। नंबर 1 है जी हमारे पास पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन बेटा हमारे पास ये वेस्टर्न साइड में है, ये वाला जो ओशन है सारे का सारा पैसिफिक ओशन है। इसी तरह से ईस्टर्न साइड पे भी ये जो ओशन है हमारे पास, ये भी क्या है, पैसिफिक ओशन है। ब्लू कलर में जो मैंने बनाया बेटा ये क्या है हमारे पास, पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ये भी पैसिफिक है और ये भी पैसिफिक है, क्योंकि दुनिया गोल है। ये साइड और ये साइड जब आप ग्लोब पे देखेंगे तो ये मिल जाएगी। जाओ नीचे से मेरे लेके आओ, हमें वो ग्लोब लेके आओ नीचे से। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये साइड और ये साइड मिल जाएंगी जब हम इसे ग्लोब में देखेंगे, क्योंकि पैसिफिक ओशन तो एक ही है ना, इस तरह से इकट्ठा है। क्योंकि हम मैप में बना रहे हैं तो प्लेन में हमें फिर से अलग अलग साइड पे बनाना पड़ता है। तो ये भी हमारे पास इस तरह से सवाल पूछेगा कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है, पैसिफिक है। ऑस्ट्रेलिया के या ओशिनिया के ईस्ट में कौन सा ओशन लगता है, पैसिफिक ओशन लगता है। इस तरह से वो आपसे पूछेगा, याद रहेगा। अब पैसिफिक ओशन के बारे में 2-4 सवाल और बनेंगे। जैसा कि वो कहेगा लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है जी, हमारे पास पैसिफिक ओशन है। देखें मैं आपको कोशिश करता हूं ये दिखाने की। बेटा ये आपको नजर आ रहा होगा, देखें ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये है उसके नीचे हमारे पास साउथ अमेरिका, उसके बिल्कुल ये देखें आप, ये वाला जो ब्लू कलर में है ये सारा हमारे पास पैसिफिक ओशन है। अब इधर आ जाएं, ये आ गया एशिया आपका और ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर उस साइड पे जाएंगे तो देखें एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे, ये ईस्ट बनता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड है, ये पैसिफिक है। जबकि इधर आएंगे तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की कौन सी साइड बनती है, वेस्टर्न साइड बनती है। जब इसे मिला दिया तो इकट्ठे हो गया, क्योंकि मैंने वहां प्लेन पे बनाया है तो वहां हमारे पास क्या बनेगा, 1 साइडेड बनेगा। इसीलिए आपको लग रहा है कि इधर भी पैसिफिक है और उधर भी पैसिफिक है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको पैसिफिक ओशन। तो वो कहेगा जी लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक है। फिर कहेगा डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा ओशन कौन सा है, वो भी हमारे पास पैसिफिक ओशन होगा। जो दुनिया का
डीपेस्ट पॉइंट है बेटा उसे कहते हैं मरियाना ट्रंच, वो यहाँ पे बनाएंगे हम। दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है पैसिफिक में ही, लेकिन कौन सी साइड में है, ये ईस्टर्न साइड पे है, यहाँ पे फिलिपाइन के करीब है। फिलिपाइन एक मुल्क है यहाँ पे, एशिया के बिल्कुल साउथ की तरफ, साउथ चाइना सी में यहाँ पे है, जो उसका नाम है मरियाना ट्रंच। इधर लिखता हूँ, नजर आ रहा लिखा हूं मरियाना, मरियाना ट्रंच, या फिर कहेंगे चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप इसे कहेंगे, या फिर मरियाना ट्रंच कहेंगे। 10,000 और तकरीबन ये जो बनेगी आपकी 900 मीटर इसकी डेप्थ है, राउंड अबाउट करेंगे तो इसे 11 किलोमीटर वो कह देता है। तो 11 किलोमीटर कहे तब भी ठीक है, 10,900 मीटर कहे तब भी ठीक है, 10,973 मीटर भी कहीं पे आता है। पेपर में ये दोनों आए हैं, 10,900 मीटर भी आया है, उसने पूछा है हम देखे, और 11 किलोमीटर का भी ऑप्शन दिया है। तो ये दुनिया का क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है, चैलेंजर डीप या फिर मरियाना ट्रंच। याद रह जाएगा कहां पे है ये, पैसिफिक ओशन में। कहां पे है ये, पैसिफिक ओशन में हमारे पास बेटा। कहां पे है ये, पैसिफिक का मतलब पूछता है फिर। पैसिफिक आपको बताया क्या होता है, पैसिफाई करना, किसी चीज को स्लो डाउन करना, मतलब सोया हुआ, डॉर्मेंट। पैसिफिक का मतलब है सोया हुआ, इनएक्टिव, इनएक्टिव कहेगा वो आपको, इनएक्टिव, डॉर्मेंट कहेगा, सोया हुआ। ठीक हो गया जी। पैसिफिक का मतलब क्या है जी, सुस्त समंदर, बहरल काहिल, सुस्त समंदर, इसमें लहरें ना होने के बराबर हैं, इसीलिए इसमें से तिजारत ना होने के बराबर होती है। तिजारत करने के लिए, जहाज के गुजरने के लिए लहरों का होना जरूरी है, तो इसमें लहरों का ना होना मतलब बहुत कम है, इसीलिए तिजारत ना होने के बराबर है। ठीक हो गया जी। बहरुल काहिल आपको क्लियर हो गया। इसका फिर एंटोनिम भी पूछता है, पैसिफिक का एंटोनिम पूछ लेता है कभी कभी। तो सुस्त का क्या होगा जी एंटोनिम, चुस्त होगा, चुस्त, विग्रस, एक्टिव, एक्टिव, इसका क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा। ये सारे सवाल बने हैं पेपर में, मैं कोई आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं, ये वो सवाल हैं सारे, तो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं या फिर आपसे पूछे जाएंगे फ्यूचर में जाके। नॉलेज वो ही है, सिर्फ आपने उसे कवर करना है। कंसेप्ट चेंज करेगा वो, स्टेटमेंट चेंज करेगा बस। उसके बाद हमारे पास ए से बनेगा अटलांटिक ओशन, जिससे हमने क्या कहा, बहरे ओकियानूस कहा। ये हमारे पास बहरे ओकियानूस बनता है बेटा, ये वाला। ये हमारे पास सारे का सारा क्या है, अटलांटिक ओशन है, बहरे ओकियानूस, अटलांटिक ओशन। इकबाल ने इसी ओशन को क्या कहा था, बहरे जुल्मात कहा था। सवाल बनाया कि इकबाल ने कौन से ओशन को बहरे जुल्मात कहा। बहरे जुल्मात इकबाल ने कहा था किसी अटलांटिक ओशन को। दस्त तो दस्त, इस तरह से दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो इस तरह से शेर था। उकबा बिन नाफे के बारे में था वो। उकबा बिन नाफे जो था मुसलमानों का एक जबरदस्त किस्म का मतलब कि जर्नैल था, तो उन्होंने ये अफ्रीका का मोस्टली एरिया फतह किया था ऊपर वाला, और वो फतह करते करते जब यहाँ पहुंचे अटलांटिक ओशन में, तो आगे समंदर था, उन्होंने समंदर में घोड़े डाल दिए, और फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक अगर मेरे रास्ते में ये समंदर ना होता तो दुनिया में जहां तक मुझे जमीन नजर आती मैं वहां पे तेरा झंडा बुलंद कर देता, फतह करता हुआ चला जाता। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का सिकंदर आजम। सवाल बना है पेपर में कि हु इज कॉल्ड अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम, कौन कहलाता है जी मुसलमानों का सिकंदर आजम। तो उकबा बिन नाफे साहब थे जी। ये जो है ना जी, इन्होंने सर्व किया है हजरत अमीर माविया साहब के दौर में, मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत टाइम हजरत उस्मान के दौर में भी थोड़ा बहुत इन्होंने मेरे ख्याल से सर्व किया। ज्यादा टाइम इनका हजरत उस्मान गनी, हजरत अमीर माविया साहब के दौर में इन्होंने ज्यादा सर्व किया था। तो इस तरह से जो है ना जी, ये याद रखिएगा। अटलांटिक ओशन के हवाले से 2-3 सवाल ये बन सकते हैं। तो दूसरा बड़ा ओशन है हमारे पास, बहर कहते हैं बड़े समंदर को, बुहिरा कहते हैं छोटे समंदर को, सी को। सी और ओशन में क्या फर्क है, जो ओशन है वो 5 ही है बस। पूरी दुनिया का जो 71% पानी है उसे 5 ओशन में तकसीम किया गया। ठीक हो गया। अब इन्हीं ओशंस को फिर आगे तकसीम किया गया है सी में।
तो जो सी होंगे वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होंगे। सी कहते हैं बुइरा को, छोटे समंदर को, और ओशन कहते हैं बहर को, बड़े समंदर को। तो याद रखिएगा सी जो भी होगा वो किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होगा। ऐसा होने हो ही नहीं सकता कि वो किसी ओशन का हिस्सा ना हो, क्योंकि ओशन जो पानी तो है सारा वो तो हमने तकसीम कर दिया 5 में। जैसे हमारे एक सूबा है पंजाब, उसमें हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त? 41 है, 41 डिस्ट्रिक्ट हैं। और डिवीजन कितनी है हमारे पास? 9 थी पहले, अब 10 हो गई हैं। अब ये हो नहीं सकता कि कोई पंजाब का डिस्ट्रिक्ट और वो किसी डिवीजन में ना आए। कैसे हो सकता है? किसी ना किसी डिवीजन का तो हिस्सा होगा ना। तो ये भी ऐसे समझ लें कि बड़ा यूनिट है ये पानी का, 5 ही है, जो भी सी होंगे इन्हीं में से किसी का हिस्सा होंगे वो। ठीक हो गया। आगे चलो, दूसरा सी की जो है ना कोई बाउंड्री होती है, जमीन के साथ वो टच कर रहा होता है। ओशन के लिए शर्त नहीं है, वो टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन एक ऐसा सी भी मौजूद है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है जमीन के साथ, उसका नाम है सरगासो सी। उसके बारे में भी सवाल बनता है। सरगासो सी जो ऐसा सी है जो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता जमीन के साथ। ठीक हो गया जी। तो यहां तक हो गया। आपको करेगा वो कहेगा जी बताएं यूरोप से वेस्ट में कौन सा ओशन है? यूरोप के वेस्ट में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है? अटलांटिक है। अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। एक बंदे ने अफ्रीका से यहां जाना है या यूरोप से इधर जाना है, इधर से इधर आना है किसी बंदे ने, इधर से इधर आना है, तो वो कौन सा ओशन क्रॉस करके जाएगा? अटलांटिक ओशन क्रॉस करके जाएगा। मार्को पोलो जो था, मार्को पोलो कह कोलंबस जो था वो यूरोप से जब गया था अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए, तो वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करके गया था। सवाल बनता है ये पेपर में। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आई से इंडियन ओशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आई है, तो आई से हमारे पास इंडियन ओशन हो जाएगा, जिसे हम बहरे हिंद कहेंगे, जिसे हम बहरे हिंद कहेंगे बेटा। तो बहरे हिंद यहाँ पे बनेगा हमारे पास एशिया के साउथ में, एशिया के साउथ में बनेगा बेटा। ये वाला जो ओशन है हमारे पास सारा क्या है? इंडियन ओशन है। ये वाला जो ओशन है हमारे पास बेटा क्या कहेगा? इंडिया है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास? इंडिया मौजूद है। इंडिया और पाकिस्तान यही तो है। इंडिया के बिल्कुल साउथ में, इंडिया के बिल्कुल साउथ में क्या है हमारे पास? इंडियन ओशन है। ये जो हमारा कराची है, भूया अरब जो हमारा है, ये भी तो हिस्सा है ना इंडियन ओशन का। हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में। कराची से नीचे पाकिस्तान के साउथ में जो हमारी कोस्ट लाइन थी, समुद्री हदूद थी, वो सारी इंडियन ओशन को तो लगती है। यहीं पे हमारी जो है ना कोस्ट लाइन है, समुद्री हदूद है। तो ये हमारे पास क्या इंडियन ओशन है। इसके बारे में याद रखिएगा। तीसरा बड़ा ओशन है ये, एशिया के साउथ में, अफ्रीका के ईस्ट में है, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में है। ये इसकी डायरेक्शन आपने बनानी है। ऐसे हमारे पास इंडियन ओशन, जिसे हमने बहरे हिंद कहा। उसके बाद एस से बनेगा हमारे पास सॉर्दर्न ओशन, साउथ पोल पे। ये वाला जो बनेगा हमारे पास बेटा, ये साउथ पोल के ऊपर, ये वाला ओशन यहाँ साउथ पोल के ऊपर, ये होगा हमारे पास सॉर्दर्न ओशन। सॉर्दर्न ओशन साउथ पोल पे, ये वाला सॉर्दर्न ओशन। तो सवाल पूछा साउथ पोल पे कौन सा ओशन है? तो सॉर्दर्न ओशन है। बहरे मुंजमद जनूबी से हमने कहा था। बहरे मुंजमद हमने से क्या कहा बेटा? जनूबी कहा। बहरे मुंजमद जनूबी से हमने कहा सॉर्दर्न ओशन को। बहरे मुंजमद, इससे हमने बेटा क्या कहा है? बहरे मुंजमद जनूबी कहा है। तो ये साउथ पोल पे है हमारा। किधर है बेटा? ये साउथ पोल पे, अंटार्कटिका के साथ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास बहरे मुंजमद जनूबी। अब ए से बन गया हमारे पास आर्कटिक ओशन। ए से बनेगा हमारे पास ये वाला जो ओशन है बेटा, ये वाला नॉर्थ पोल पे। आर्कटिक ओशन बहरे मुंजमद, ये शुमाली है। ये बहरे मुंजमद जनूबी था। मुंजमद है, यहाँ पे बर्फ जमी होती है सारी की सारी। तो ये आर्कटिक ओशन है। नॉर्थ पोल पे अगर आपसे पूछे कौन सा ओशन है, तो आर्कटिक, जो कि सबसे छोटा ओशन है। सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। फिर सेकंड सवाल है सॉर्दर्न ओशन। इस तरह से भी वो पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये बेटा हमारे 5 ओशंस थे। 5 ओशंस थे। जमीन और लैंड के बारे में हमने यहां पढ़ लिया है जो पढ़ना था। मुझे बता दें
यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है बेटा? चले, यहां तक क्लियर हो गया तो इसे मैं रेज करता हूं, इससे हम आगे लेके चलते हैं, इससे आगे लेके चलते हैं जी अपने टॉपिक को। इसे मैं रेज कर रहा हूं। चलें जी, दोबारा से बेटा बनाए जमीन का मैप, दोबारा से बनाइएगा। जमीन का जो मैप है बेटा दोबारा से बना लें वैसे ही। जमीन का जो मैप है बेटा दोबारा से बना लें वैसे ही। तो ये हमारे पास बेटा क्या है? जमीन है। ये हमारे पास क्या है? जमीन है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं बेटा इसकी जो है ना, हमारा टॉपिक है अब जो शुरू करने जा रहे हैं इसी का, जमीन का ही, वो लैटिट्यूड्स को देखेंगे हम। जमीन में जो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं उन्हें देखेंगे। हेडिंग दे लें यहीं पे, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ही ने हम कहेंगे, पैरेलल लाइन, लैटिट्यूड, या फिर इसके लिए दूसरा लफ्ज यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन, लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें हम कहेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा बेसिक्स देखी जमीन की, अब हम जरा देख रहे हैं लैटिट्यूड्स। अच्छा, वो पानी का जो मैं आपको बता रहा था ना, वो भी ऐड करना चाहे तो कर ले। 71% जो पानी है हमारे पास, उसमें से जो तकरीबन 1% है ना जी, 1% के करीब, वो फ्रेश वाटर की शक्ल में, मीठे पानी की शक्ल में है, जो हम पी रहे होते हैं, जो हम फसलों को लगा रहे होते हैं। दरियाओं का पानी, चश्मों का पानी, जेरे जमीन पानी, फ्रेश वाटर। बाकी जो है वो सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है। ओशंस की शक्ल में वो अल्लाह पाक ने सेव रखा हुआ है हमारे बाद आने वाली नस्लों के लिए। जितना जरूरत होता है हमें, वो बारिश की शक्ल में अल्लाह पाक फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। सॉल्टी वाटर जो है ये देर तक आपको पता है सेव रहता है, खराब नहीं होता। तो ये कुदरत का पूरा एक निजाम है, पूरा सर्कल है। इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो वो जो 1% हमारे पास पानी होता है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। उस 1% का भी जो 97% है, 97% जो है, वो ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा हुआ है। वो ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा हुआ है। उसके बाद उसका तकरीबन 97% आप कह लें ग्लेशियर्स की शक्ल में है। तकरीबन 2.5 से 3% पानी है जो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास अवेलेबल है चश्मों की शक्ल में, रिवर्स की शक्ल में, जेरे जमीन पानी तकरीबन, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। तो टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड, पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो ये हमारी पूरी जमीन है बेटा। ये एक सफेयर की तरह है दिखने में। तो इसे मैं ऐसे करता हूं, देखें, देखिए हमारा जो एक सर्कल होता है ना, पूरे के पूरे जो सर्कल है, इसमें कितने एंगल होंगे? अगर मैं एंगल की बात करूं तो इसमें कितने एंगल बन जाएंगे? एक सर्कल में कितने डिग्री होती है? एंगल कितने होते हैं? 360 डिग्री के नहीं होते? 360 डिग्री के होते हैं ना। अगर मैं इसे यहां से दरमियान में से काट दूं, अगर मैं इसे यहां से दरमियान में से काट देता हूं, इस सर्कल को 2 हिस्सों में कर देता हूं, तो ये एक आधा सफेयर बन जाएगा, एक आधा ये बन जाएगा। तो आधे को फिर क्या कहते हैं? हम हेमी कहते हैं। आधे को क्या कहते हैं? हेमी। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमी सफेयर,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला साउथ वाला सॉर्दर्न, साउथ से सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन जिसका जो एंगल था वो क्या था जी, 0 डिग्री था। इसका एंगल क्या था बेटा, 0 डिग्री है। इसका एंगल क्या है, ये मेरे पास 0 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, 0 डिग्री लाइन से जो जमीन थी हमारी उसे मैंने दो हिस्सों में काट दिया, तकसीम कर दिया। एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये बना हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बना हमारे पास साउथ वाला सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बेसिक जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि जी बताएं पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो पाकिस्तान बेटा यहाँ पे है, बनाएंगे आगे चल के हम। पाकिस्तान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे मौजूद है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है हमारे पास पाकिस्तान। इसी तरह से बाकी कंट्रीज कॉन्टिनेंट भी हम देखेंगे आगे चल के। अभी आप देखें कि अभी हमने क्या किया, जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो लाइन थी जिसका एंगल क्या था, 0 डिग्री, इस लाइन को हमने क्या कहा, लैटिट्यूड कहा। ये जमीन के पैरेलल लाइन लेटी हुई है, जिस तरह जमीन पे बंदा लेट जाता है तो जमीन के पैरेलल क्या है, ये लेटी हुई लाइन है। लेटी हुई लाइन क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड का मतलब क्या, लेटी हुई लाइन। पैरेलल लाइन जमीन के पैरेलल जा रही है, इसीलिए इसे पैरेलल लाइन भी कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहेंगे, इसे राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की तरफ आप देखेंगे तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से 0 डिग्री के बाद हमारे पास यहाँ 1 डिग्री की लाइन बनेगी, फिर हमारे पास 2 डिग्री की बनेगी। इस तरह से आप बनाते जाएंगे। जब आगे की तरफ जाए, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री वाले को हमने क्या नाम दिया, इसे हमने नाम दिया इक्वेटर का। इसे हमने क्या नाम दिया बेटा, इक्वेटर की लाइन का। जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसे हमने क्या कहा, इक्वेटर का है। इक्वेटर की जो लाइन है बेटा उसका एंगल पूछेगा कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है। ये सारी लैटिट्यूड्स, लेकिन 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, किसका, इक्वेटर का, इक्वेटर का। तो यही वो इक्वेटर है जिसके बारे में सवाल अक्सर बन रहे होते हैं। तो इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चलते जाएंगे, यहां जब पहुंचेंगे 90 हो जाएगा। 180 ये हो गया, 180 ये हो गया। तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का नहीं होता। हाँ जी, चलें जी। अब यहां से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो यहां पे हमारे पास एक लाइन और हम बना लेते हैं, एक स्पेसिफिक, मतलब एक यहाँ पे लाइन है वो भी पैरेलल लाइन है, वो भी लैटिट्यूड, लेकिन उसका एक एंगल है स्पेसिफिक। जिस तरह इसका 0 वाली का एक स्पेसिफिक नाम था, इस तरह से इसका भी क्या एक स्पेसिफिक नाम है। और उसका नाम क्या है जी हमारे पास, उसका नाम है जी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने एंगल पे है ये, 23.5 डिग्री के ऊपर है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है बेटा, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो हमारे पास लैटिट्यूड है, इसका एक स्पेसिफिक नाम क्या दिया जी हमने, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सत्य खते सरतान इसे कहा गया, उर्दू में आपने बोला खते सरतान, खते जद्दी। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो एंगल पूछता है कितना है, तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है, पैरेलल लाइन है जमीन के। देखिए ये पैरेलल जा रही है ना दोनों, तो ये क्या पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसे हम कहेंगे। तो ये है सारी कोई लाइन है ये वाली जो नाम दिए गए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नाम दिया गया 0 वाली को और 23.5 डिग्री वाली को। नॉर्थ की तरफ हम 23.5 डिग्री चले तो हमारे पास जो लाइन बनी उसे हमने क्या नाम दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। इसी तरह से 23.5 डिग्री आप साउथ की तरफ भी चले, 23.5 डिग्री आप साउथ की तरफ भी चलेंगे तो यहां भी हमारे पास एक लाइन है जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, और वो क्या है जी, उसका नाम, ये भी हमारे पास 23.5 डिग्री है, लेकिन ये 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। 23.5 डिग्री ये साउथ की तरफ है, और इसका क्या नाम है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, खते जद्दी जिसे हमने कहा था, खते सरतान वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे पास हो जाएगा। तो इसका एंगल भी 23.5 डिग्री, लेकिन ये साउथ की तरफ है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में है। ये फर्क है दोनों में। ठीक हो गया। इक्वेटर को आप अभी ये समझने से आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इक्वेटर वैसे ये सारी इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे क्या है जी, इमेजिनरी लाइन है। हमने दुनिया में जो हमारा सिस्टम हमने खड़ा किया है उसे समझने के लिए ये लाइनें हमने बनाई। आगे चल के देखेंगे हम इनका फायदा क्या हो रहा है, हम कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप गूगल पे लोकेशन निकालते हैं, जो आप एक बंदे की, किसी मुल्क की, किसी जगह की लोकेशन निकाले वो इन्हीं लाइंस के जरिए निकाल रहे हैं। अगर ये ना हो तो आप किसी मुल्क की, किसी जगह की लोकेशन निकाल ही नहीं सकते। इन्हीं लाइंस के जरिए आप टेम्परेचर बता रहे होते हैं जी। आज जो है ना, अमेरिका में इतना टेम्परेचर है, लाहौर में इतना टेम्परेचर है, कराची में इतना टेम्परेचर है। ये सारा आप इन्हीं लाइंस के जरिए बता रहे होते हैं। ये इंसान ने बनाई है, इमेजिनरी लाइन है। बात समझ आ गई आपको? इसके हम देखेंगे। अभी आप इसे समझने के लिए इस तरह समझे कि ये जो लाइन है इक्वेटर, ये वो वाली लाइन है जिसके ऊपर से सूरज मूव कर रहा होता है। सूरज इस तरह से निकलता है, ईस्ट से, ऐसे इस तरह से सूरज जा रहा होता है। असल में हमारी जमीन मूव कर रही होती है, सूरज नहीं मूव कर रहा होता। हमारी जमीन इस तरह से टिल्टेड रोटेशन कर रही होती है, कभी दूर आ गई, कभी ऐसे करीब चली गई, इस तरह से मूवमेंट कर रही होती है। तो ये मूवमेंट हमारे पास क्या है जी, सूरज इस तरह से जो है ना, आप कह सकते हैं कि मूव कर रहा होता है यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इक्वेटर के ऊपर जब सूरज खड़ा है तो यहाँ गर्मी ज्यादा होगी। यहाँ क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी। कोई भी मुल्क जितना इक्वेटर से दूर होता चला जाएगा वहां पे सर्दी ज्यादा होती चली जाएगी, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ हमारे पास मिसाल के तौर पर ये है, ये कराची है, ये हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज है। तो नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास क्या ठंड है, कराची में भी ठंड है, लेकिन कराची में समंदर की वजह से है। लेकिन सिंध और मुल्तान यहाँ करीब है, मुल्तान यहाँ पे है, सिंध भी यहाँ पे है। तो मुल्तान और सिंध में गर्मी ज्यादा होती है। जैसे आप चलेंगे मरी की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। उसकी वजह पहाड़ भी है, टेम्परेचर कम होने की वजह बारिशों का होना भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूरोप है, यहाँ पे हमारे पास बेटा यूरोप है। तो यूरोप जितना दूर है हमारे पास, हमारे यूरोप में क्या होता है? ठंड होती है। हमारा यहाँ का बंदा यूरोप में सर्वाइव नहीं कर सकता। यूरोप में मैं पिछले हफ्ते सुन रहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जिसे उन्होंने हीट वेव डिक्लेयर कर दिया। हमारा यहाँ 50 पे बैठे होते हैं हम सुकून से, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा एसी का टेम्परेचर होता है। वहां उनका जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ यूरोप में, तो उन्होंने क्या किया? हीट वेव डिक्लेयर कर दी कि जी हीट वेव आके घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि वो उस टेम्परेचर के आदी हैं जो उनके पास होता है। तो जितना आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे क्या होगा? टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, सर्दी बढ़ती चली जाएगी, लोग गोरे मिलेंगे आपको। इक्वेटर पे जो लोग रह रहे हैं वो काले होंगे। इंडियंस जो है थोड़े से दूर हैं, इसलिए हमारा गंदमी रंग है। जो अफ्रीका के आपको काले काले लोग मिलते हैं, क्यों? इक्वेटर पे मौजूद है, वहां गर्मी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है। हमारे निस्बत सऊदी अरब में भी गर्मी ज्यादा है। तो सऊदी अरब यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद ये सऊदी अरब है जो, और जितना वो इक्वेटर की तरफ जाएंगे वहां गर्मी ज्यादा होगी। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है बस। चलें जी आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गई जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक हो गया जी। अब जरा थोड़ा सा इसे और ऐड भी करते जाते हैं। ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। ये सवाल बना है पेपर में। CSSPMS में तो ये पूरा एक टॉपिक होता है ना। यहाँ पे अब हवा के हवाले से ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है CSSPMS में, लेकिन हमने वन पेपर की ज्योग्राफी करनी है, CSSPMS की ज्योग्राफी नहीं करनी। हमने वन पेपर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है हमने उसी हिसाब से चीजों को देखना है। तो ये जो हमारे पास एरिया है, पूछता है सवाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे बेटा हम कहेंगे टोरेड जोन। टोरेड जोन या फिर इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन या फिर टोरेड जोन, ये एरिया है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टोरेड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन कहेंगे इसे हम, याद रहेगा आपको।
टोरेड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। आगे चलते हैं, ऐसे मैं रेस कर देता हूं, आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम एक और लाइन बनाते हैं 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री के ऊपर एक और लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन है जी, यहाँ हमारे पास 66.5 डिग्री के ऊपर एक और लाइन। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और मुझे याद आ गया, फिर शायद याद ना रहे, मैं भूल जाऊं। वो पूछता है जी, बताएं जमीन के ऊपर सबसे बड़ी जो लाइन है, सबसे बड़ा जो सर्कल है वो कौन सा है? तो जमीन के ऊपर सबसे बड़ी लाइन जो है वो इक्वेटर है। इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सर्कल छोटा होता जा रहा है, नीचे की तरफ जाएंगे सर्कल छोटा होता जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी लाइन बनती है जमीन के ऊपर वो इक्वेटर की लाइन है। सर्कल इसलिए कह रहा हूं कि ये पूरा, ये फ्रंट साइड पे बनाया हुआ हमने, बैक साइड पे ऐसे ही है, पूरा एक सर्कल बनता है इक्वेटर का। ठीक हो गया जी, इस तरह से ये सवाल भी ऐड कर लें। तो 66.5 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास लाइन है ना बेटा, इसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट सर्कल, आर्किटेक्ट लाइन या फिर आर्किटेक्ट सर्कल। आर्किटेक्ट लाइन जो है इसका एंगल कितना है बेटा? 66.5 डिग्री है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री। हमारे पास जो लाइन है उसे मैंने क्या कहा? आर्किटेक्ट लाइन कहा या फिर आर्किटेक्ट सर्कल कहा। इसी तरह से यह साउथ में बना एक लाइन, यहां पे भी हमारे पास जो लाइन है ना बेटा ये वाली, ये भी 66.5 डिग्री पे, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, और वो क्या है हमारे पास? इंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक लाइन या फिर सर्कल। इसका एंगल कितना है बेटा? 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ था, ये साउथ की तरफ है। ठीक हो गया जी। अब यहां देख लेते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला सारा, इसे ब्लैक कर रहा हूं, इसे हम क्या कहते हैं जी? इसे वो कहेगा जी, बताएं एंगल एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन के दरमियान में और कैंसर के दरमियान का जो एरिया है, इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ की तरफ तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब मॉडरेट, टेम्परेट जोन। और साउथ वाला जो एरिया है ये वाला, इसे कहेंगे हम सार्दर्न टेम्परेट जोन। ये भी टेम्परेट जोन है, ये भी हमारे पास टेम्परेट जोन है। इसे हमने क्या कहा? सार्दर्न, साउथ से सार्दर्न टेम्परेट जोन। ये भी टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन, लेकिन साउथ वाला जो है सार्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्थ वाला नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। तो एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक लाइन इज कॉल्ड सार्दर्न टेम्परेट जोन। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक लाइन इज कॉल्ड नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। ये चीजें आपने पहली दफा पढ़ रहे होंगे, इस तरह से आपको कोई और पढ़ाएगा भी नहीं। आप पूरी दुनिया के जो चैनल हैं छान मारें, आपको इस तरह से चीजें नहीं, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे आपको आसानी रहेगी इंशाल्लाह। तो कोशिश करें थोड़ी सी इंटेंशन के साथ इसे सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक हो गया जी। अब आ जाएंगे नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला। तो ये हमारे पास कौन सा एरिया है जी? ये वाला, ये भी सवाल बना देते हैं वो। अंटार्कटिक लाइन या सर्कल से लेके साउथ पोल तक का जो एरिया, इसे क्या कहेंगे हम? पोलर जोन कहेंगे, पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन। पोलर जोन मतलब आइस कैप, समझ, यहाँ पे जमा हुआ है सारा, सूरज की दूर हो जाता है तो यहाँ पे बर्फ जमी रहती है साउदर्न पोल पे भी। तो पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन जो है वो हमारे पास साउथ पोल का एरिया, साउथ पोल से लेके अंटार्कटिक लाइन तक का जो जोन है, इसे हम क्या कहेंगे? पोल। यहाँ पे ज्यादा बर्फ जमी होती है। इसी तरह से ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया बनेगा हमारे पास, ये भी हमारे पास पोलर जोन बनेगा या फिर फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन बनेगा। ठीक हो गया जी। अंटार्कटिक लाइन से लेके नॉर्थ पोल तक का एरिया बता दें मुझे, यहां तक क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये बता दें बेटा, ये आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया जी?
चलें आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को मजीद आगे लेके चलते हैं। इसे मैरिज करता हूँ, इसे मैरिज करता हूँ। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं हम। आपने एक सवाल पढ़ा होगा। सवाल ये है जी, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 112 किलोमीटर के। ये सवाल किस किस ने पढ़ा है? आप में से किस किस ने पास्ट पेपर में, कमीशन के जो पास्ट पेपर हुए हैं पीपीएससी के, उनमें यह सवाल पढ़ा हुआ कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 112 किलोमीटर? अभी तक तो आपने इसे रटा लगाया होगा कि जी ये कैसे है। अब मैं थोड़ा सा इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए, अब आपको बताया कि ये हमारी जमीन है। हमारी जमीन का एक सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस एरिया सारा बार बार वाला जो ये हमारे पास है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस हमारी जमीन का कितना है जी? कोई बताएगा मुझे? सवाल बनता है पेपर में कि जमीन का सरकमफ्रेंस कितना है, सवाल बनता है पेपर में। तो जमीन का जो सरकमफ्रेंस है बेटा वो बनता है हमारे पास 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर का ऑप्शन देगा आपको। अगर ये नहीं होगा तो फिर 40,000 का होगा, बस राउंड अबाउट करके वो 40,000 भी आपको कह देगा। तो ये हमारे पास क्या सरकमफ्रेंस है किसका? जमीन का। इसे आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अब इसे निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। क्यों, कैसे निकालेंगे? देखें, सी इज इक्वल टू 2πr होता है। सी किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है। अब आपको आर का पता होना चाहिए। जमीन का जो रेडियस है आर का आपको पता होना चाहिए। जमीन का जो रेडियस है बेटा वो 2 की जगह पे 2 आ गया, पाई की जगह पे 3.14, 22/7 जो हम क्या करते थे। और रेडियस की जब हम बात करेंगे जमीन के रेडियस की, तो वो कितना है जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 63 करेंगे जी आप। 63 जो है ना जी किलोमीटर हमारे पास रेडियस होगा, जो एवरेज रेडियस है। रेडियस भी दो तरह की है, आगे चल के बताता हूँ। एक हमारे पास मैक्सिमम, एक मिनिमम। तो ये एवरेज लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक होगा। मैक्सिमम लिखेंगे तो वो ज्यादा 76 बन रहा है, 63 बनेगा आपका, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो वो आपका आंसर आएगा 40,000 समथिंग। 40,000 समथिंग आपका आंसर आएगा पॉइंट्स में, क्योंकि इसके बाद भी कुछ डिजिट हैं। तो मल्टीप्लाई हो गए, राउंड अबाउट जब आप करेंगे तो आपका 40,000 आएगा। तो ये जमीन का सरकमफ्रेंस है। अक्सर पूछ लेता है सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, इसे मैं रेज कर रहा हूं। अब जरा जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था उस पर वापस आ जाते हैं। सवाल हमारा ये था कि ये कैसे बराबर होता है। तो जमीन का जो रेडियस है बेटा वो कितना है जी? हमने निकालना है रिलेशन डिग्री के दरमियान में और किलोमीटर जो एरिया उसके दरमियान में। तो कितना एरिया है जी हमारे पास? फर्ज कर लेते हैं 40,000 ही मैं ले रहा हूं। इसे तकसीम करें डिग्री एक सर्कल में, जिसका हमने एरिया बताया कितना 40,000, उसमें टोटल डिग्री कितनी है, एंगल कितनी है? 360 है। 360 पे से तकसीम करें तो आपका जवाब आएगा 111.11 किलोमीटर। आपका जवाब क्या आएगा? 111.11 किलोमीटर जो है ना आपका आंसर आएगा। वो अक्सर पेपर में ये ऐसे ही लिख देते हैं 111.11। अगर इसे वो राउंड अबाउट करेगा तो 112 किलोमीटर कर देगा। कि 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो किसके, ये लैटिट्यूड मतलब 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है सारे किसके बराबर है? 111.11 किलोमीटर के, या फिर 112 किलोमीटर। इस बात का मतलब क्या है? सवाल ये है, ये जो बात मैंने बताई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैप के अंदर जब आप 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, जब आप मैप में 1 डिग्री ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो एक्चुअली जमीन के ऊपर आप 112 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हो। इसका मतलब ये है, आप अगर मैप में आप एक बंदा खड़ा हुआ था 30 डिग्री के ऊपर, वो 30 से 31 डिग्री पे पहुंच गया मैप में, वो जी बताया मैंने कितना फासला तय किया, तो आप फौरन बताएंगे जी भैया आपने 112 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। मिसाल के तौर पर मुल्तान से जो लाइन गुजरी है वो 30 डिग्री की गुजरी है,
और उसके बाद जो जंग से गुजर रही है 32 डिग्री गुजर रही है। तो वो आप बता सकते हैं मुल्तान और जंग के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? वहां से 32 डिग्री गुजर रही है, मुल्तान से 30 की, फर्ज किया है मैंने ऐसे, मुल्तान से 30 की गुजरी है। तो इस जो मैंने पढ़ाया इसके मुताबिक मुल्तान और जंग के दरमियान में कितना फासला होगा? 112 जमा 112, 2 लाइनें हो गई ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बनेगा आपका? ये 224 किलोमीटर का फासला होगा मुल्तान और जंग के दरमियान। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन लाइन्स के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी बंदे की, किसी भी मुल्क की, किसी भी बंदे की, किसी भी मुल्क की एग्जैक्ट लोकेशन और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये जो आपका गूगल है सारी की सारी, ये जो गूगल मैप इसी पे काम कर रहा होता है। ये सिर्फ अभी हमने लैटिट्यूड्स को देखा, लॉन्गिट्यूड नहीं देखी अभी हमने। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मिला के ये काम कर रहा होता है हमारा गूगल शरीफ पे जो हमारी डायरेक्शन लोकेशन निकालते हैं वो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट को लेके चल रहा होता है। दूसरा हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि जी फलां लाइन के ऊपर, मतलब 72 डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर है, 73 पे ये होगा, 74 पे ये होगा, 75 पे ये होगा। हर एक लाइन का हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ आई कि इन लाइंस को हमने क्यों बनाया। इंसान देखें कितनी बड़ी चीज है, इंसान का दिमाग देखे कहां पहुंचा है। एग्जैक्ट आप जो है ना जी चीजों को पहुंच जाते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो लैटिट्यूड्स का जो कंसेप्ट था वो समझ आ गया आपको? मुझे एक बार ये बता दें, लैटिट्यूड का कंसेप्ट समझ आ गया बेटा आपको? हाँ जी। इस तरह से एक बंदा है, वो यहां से एक जहाज उड़ाता है। यहां से क्या हुआ है जी, एक वो जहाज लेके चला है, उसने आना है यहाँ पाकिस्तान, उसने आना है यहाँ पाकिस्तान। अगर उसे हम ये डायरेक्शन ना बताएं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ ढूंढता रहेगा, यहाँ मुझे ढूंढता रहेगा, पाकिस्तान को इधर ढूंढता रहेगा, इधर ढूंढता रहेगा, इधर घूमता रहेगा। फ्यूल भी ज्यादा लग रहा होगा और टाइम भी ज्यादा लग रहा होगा। जब हम उसे बता देंगे कि यार आपने यहां से इक्वेटर से 24 डिग्री या 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ रहना है, तो वो ये वाली सारी जगह छोड़ देगा, वो डायरेक्ट इससे ऊपर वाले एरिया में पहुंच जाएगा, 24 डिग्री ऊपर रहेगा। फिर हम उसे बता देंगे जी आपने यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन से आपने 75 डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ, तो वो ये वाला इलाका भी छोड़ देगा, वो डायरेक्ट पहुंचेगा 75 वहीं पे, इस्लामाबाद में लैंड करेगा। बस समझ आइए आपको? तो इस तरह से जो है ना जी क्या जी हमें किसी भी मुल्क की, किसी भी बंदे की लोकेशन एग्जैक्ट हम जब मालूम करेंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो इसमें अभी थोड़ी सी चीजें और ऐड करते हैं। जमीन की अभी टाइम है हमारे पास, रोटेशन और रेवोल्यूशन को भी देख लेते हैं। जमीन की रोटेशन और रेवोल्यूशन को भी देख लेते हैं, इसे मैं रेस करता हूं। अच्छा, कल जो है ना मैं लाइव क्लास नहीं पढ़ा सकूंगा, मैंने लाहौर निकलना है आज रात को, तो कल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। कल के लिए माजरत, तो मैंने जाना है लाहौर, तो इंशाल्लाह आपको कल रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप कवर कर लेंगे। चलें जी, या फिर शाह साहब पढ़ा देंगे आपको, शाह साहब बल्कि होंगे, आपको शाह साहब बल्कि क्लास आपकी होगी, लाइव रख लेंगे हम, शाह साहब से मैं कंसल्ट कर लूंगा और उसके बाद ग्रुप में अनाउंस कर देंगे हम। चलें जी आगे चलते हैं। अब इसे मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा और हम इसमें सीखते हैं, कुछ चीजें और हम इसमें बनाते हैं। आपने दोबारा बना लेना, आपने मैप को दोबारा बना लेना, मैं उसी को लेकर चल रहा हूं, बल्कि ज्यादा हो गया इसे, मैं भी इसे रेस कर देता हूं। जिस तरह से बनेगी बेटा हमारे पास, ये दोबारा से बना लें। जमीन की शेप कुछ दोबारा से बना ले बेटा, इस तरह से बनेगी। चले जी, ये हमारे पास बेटा जमीन बनाई है मैंने दोबारा से।
ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास वेस्ट है, और ये हमारे पास ईस्ट है। ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। उसके बाद जरा हम देखते हैं इसमें इनकी मूवमेंट के हवाले से देखते हैं, जमीन की जो मूवमेंट है उसके हवाले से देखते हैं। तो सवाल ये पूछता है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, इस जमीन की जो मूवमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो जो हमारी जमीन की मूवमेंट है ना बेटा, हेडिंग दे ले, मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये जो होगी हमारे पास, ये दो तरह से मूव करते हैं, जमीन हमारे पास दो तरह से मूव करती है। नंबर 1 है जी हमारे पास रोटेशन, और नंबर 2 है हमारे पास रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन, दो तरह की हमारे पास मूवमेंट होगी जमीन की, एक हमारे पास रोटेशन होगी और एक रेवोल्यूशन होगी। रोटेशन क्या होती है, अब आपको रोटेशन का पता ही होगा, जब कोई चीज अपनी एक्सिस के गिर्द घूमते, जिस तरह हमारा पंखा घूम रहा होता है, या जब हम लट्टू को घुमाते हैं तो वो क्या होते हैं, अपनी एक्सिस के गिर्द घूमता है, अपने सेंटर के गिर्द घूम, सेंटर को नहीं छोड़ता। तो ये हमारे पास रोटेशन होती है। जब जमीन अपने गिर्द घूमेगी, जब जमीन अपने गिर्द घूमेगी, यही ऐसे अपने गिर्द चक्कर लगाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, हम रोटेशन कहेंगे। रेवोल्यूशन होती है पूरे का पूरा एक चक्कर, जब जमीन पूरी की पूरी जमीन सूरज के गिर्द या किसी और बॉडी के गिर्द घूमेगी, तो वो क्या हो जाएगी जी, रेवोल्यूशन। जिस तरह हम पत्थर को बांध के घुमाते हैं, किसके साथ, रस्सी के साथ, तो वो हमारे गिर्द घूम रहा होता है। देखें जिस तरह से ये जमीन है हमारी, मिसाल के तौर पे मैं इसे इस तरह से एग्जाम्पल देता हूं, मैं सूरज हूं, ये जमीन है। एक तो जमीन इस तरह से अपने गिर्द घूम रही है, ये सेंटर है जमीन का, अपने गिर्द घूम रही है। दूसरा ये मेरे गिर्द भी घूम रही है, इस तरह से ये मेरे गिर्द भी घूम रही है। तो मेरे गिर्द जो घूम रही है, ये क्या है, रेवोल्यूशन है इसका। और ये जो अपने गिर्द घूमी जा रही है, इधर से घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। जब जमीन अपने गिर्द घूमेगी तो रोटेशन कहेंगे उससे हम, जब सूरज के गिर्द घूमेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। तो दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों के सवाल अलग अलग से बनते हैं। अब पहले हम रोटेशन को देख रहे हैं, अब हम पहले रोटेशन को देखें। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ना बेटा, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये सवाल बनता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, मगरिब से मशरिक की तरफ जा रही होती है। अब इस कंसेप्ट को जरा देखें, कैसे ये मशरिक से मगरिब की तरफ, ऐसे हम जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं इसकी। तो कैसे करेंगे, देखें इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं बच्चों को। मुझे थोड़ा सा पानी पिलाया मेरे। एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं कि जब आप अपनी गाड़ी पे बैठ के आज या कल जब आप जा रहे हो, ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले भी आपने किया होगा, जब आप जा रहे होते हैं किसी सवारी पे बैठ के, जितनी तेजी के साथ आप जा रहे होंगे, उतना ही तेजी के साथ दूर दराज के जो दरख्त हैं, घर हैं, वो तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे आपको। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर किसी ने नहीं किया तो कीजिएगा। जब आप जा रहे होते हैं आगे की तरफ, तो आपके जो दूर आप देखेंगे दरख्तों को, घरों को, तो वो आपको तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। हकीकत में क्या हो रहा होता है, हकीकत में दरख्त मूव कर रहे होते हैं, घर मूव कर रहे होते हैं, या आप मूव कर रहे होते हैं। हकीकत में क्या हो रहा होता है, हकीकत में आप मूव कर रहे होते हैं। दरख्त और जो घर हैं वो क्या होते हैं, साकिन होते हैं। सेम वो एग्जांपल हम यहां फिट करते हैं। ये हमारी जमीन है, ये आपकी गाड़ी है जिस पे आप बैठे हुए हैं, जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये हमारी गाड़ी है, हमारा घर है। तो हमारी गाड़ी मूव कर रही है, हम उस पे बैठे हुए हैं। तो हमारी गाड़ी फर्ज कर लेते हैं जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है हमारी गाड़ी, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है हमारी गाड़ी। तो जो दरख्त हैं, जो घर हैं, वो आपको यहां से तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आपकी गाड़ी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, आप इस पे बैठे हुए, तो आपको दूर दराज जो घर हैं, दरख्त हैं, वो इस तरह से पीछे की तरफ,
मशरिक से मगरिब की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो हमारी जो गाड़ी है वो हमारी जमीन है, सूरज हमारे क्या है, वो घर है दूर। जो साकिन है, सूरज साकिन है ना, हमारी जमीन मूव कर रही है। सूरज साकिन है, साइंस के मुताबिक मूव करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिलहाल आप उसे साकिन ही समझे। तो जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तभी आपको सूरज मशरिक से निकलता हुआ और मगरिब में जाता हुआ महसूस होगा ना। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, फर्ज करते कुछ प्लैनेट हैं हमारे पास, पढ़ेंगे वीनस में सूरज जो है ना क्या होता है, मगरिब से निकलता है। उसमें क्या होता है, जो मूवमेंट है उनकी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, एंटी वो उसमें हमारे पास बन जाएगी, क्लॉकवाइज बन जाएगी, मतलब उलट चल रही है। ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ आप आ रहे होंगे तो आपका सूरज इधर से उधर जाता हुआ नजर आएगा, मगरिब से मशरिक की तरफ। तो इस कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई करके देखें। एग्जाम्पल उम्मीद करता हूं फिट आई होगी इस पे। तो इस तरह से हमारी जब सूरज निकला, हमें पता है मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में जा रहा है, इसका मतलब हमारी जमीन किधर जा रही है जिसपे हम बैठे हुए हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ये आपको क्लियर होगा कि वेस्ट से ईस्ट ठीक है। अगर ईस्ट से वेस्ट होता तो हमारा सूरज मगरिब से निकलना चाहिए था, फिर मशरिक से ना निकलता। ठीक हो गया। अब वेस्ट से ईस्ट तो बात ठीक है, देखिए यहां से भी अगर जाए तब भी तो वेस्ट से ईस्ट बनता है, अगर यहां से जाए तब भी वेस्ट से ईस्ट बनता है, तो फिर कौन सा ठीक है। अब ये सवाल जनरेट हो गया। ये है इस तरह क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अब पेपर बनाने वाले ने वेस्ट से ईस्ट ऑप्शन ही नहीं दिया, उसने कहा जी बताएं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को वो काउंटर क्लॉकवाइज भी कह देते हैं, एक ही बात है, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है, तो इन दोनों में से ये ठीक होगा। ऐसे जा रही होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है हमारी जमीन। समझ आ गई आपको, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो ये थी हमारी रोटेशन। तो जो जमीन की रोटेशन है ना बेटा, कितने टाइम में पूरा करती है जमीन ने। ये पॉइंट ए था, यहां से इसने घूमना शुरू किया, जब वापस इसी मतलब यहां से ऐसे जाना शुरू किया, वापस जब इस पॉइंट पे पहुंची तो उस वक्त जो है ना आप ये देखें कि जो टाइम इसने कंज्यूम किया यहां से चलने में, यहां से क्या किया इसने मूव करना शुरू किया, ऐसे चक्कर लगा के जब यहाँ वापस आई उसी पॉइंट पे, पॉइंट ए से जहां से चली थी, तो टाइम उसने कितना लगाया, टाइम लगाया इसने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड। तो राउंड अबाउट करेगा जैसे वो 24 आवर्स कह देगा, 24 घंटे, 24 आवर्स भी कह देता है, कभी कभी वो आपको ये एग्जैक्ट भी दे देगा। तो जमीन की जो रोटेशन है वो कितने टाइम में पूरी हो रही है, 24 घंटों में जमीन अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही थी। तो इस 24 घंटों में हमारे क्या बन रहे हैं बेटा, डेज एंड नाइट बन रही है। क्या बन रही है हमारी, डेज एंड नाइट। सवाल ये पूछता है कि जो हमारे डेज एंड नाइट जो है रोटेशन से बनती है या फिर रेवोल्यूशन से बनती है। हमारे दिन और रात रोटेशन से बनते हैं, रेवोल्यूशन से बनते हैं। सवाल ये बनेगा तो दिन और रात हमारे बनते हैं रोटेशन से, क्योंकि एक रोटेशन 24 घंटों में पूरा हो रहा है जमीन का एक चक्कर, जिससे हमारे दिन और रात बन रहे हैं। 24 घंटों के हमारे दिन और रात होती है ना। तो रोटेशन के बारे में बताएं, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रोटेशन का बताएं बेटा मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं। जी बताइएगा, रोटेशन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रेवोल्यूशन की तरफ से। मैं रेस कर देता हूं, इसे मैं रेस कर देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। अब हम जरा देख रहे हैं रेवोल्यूशन को। अब जरा थोड़ा सा मुझे मैप भी दोबारा से बनाना, वो सूरज के गिर्द घुमाना है हमने इसे। अब हमने जमीन को घुमाना है सूरज के गिर्द, तो मैं दोबारा से चेंज करता हूं। ये बिल्कुल हमारे पास जो सेंटर है ना, ये क्या है, सन है। ये क्या है, हमारा सन मौजूद है, ये सन मौजूद है। और ये क्या है, ये हमारी जमीन है, ये जमीन है, इसने घूमना शुरू किया ऐसे सूरज के बार बार। ये भी क्या है, हमारी जमीन है। फिर इस तरह से घूम के दोबारा से उस पॉइंट पे पहुंची। तो अब ये वाली हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये क्या है हमारे पास,
अर्थ है, सूरज के गिर्द घूमना है। अब इस अर्थ ने सूरज के गिर्द घूमना है, यहां से चली पॉइंट ए से सूरज के गिर्द घूमना है, ऐसे घूम के जब दोबारा वापस आई उसी पॉइंट पे, तो कितना टाइम लगाया इसने जमीन ने, एक रोटेशन में, रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, इसे रेवोल्यूशन कहेंगे। सूरज के गिर्द चक्कर है, अब ये चक्कर है, ये जमीन नहीं है, बाहर वाली जो ये जमीन नहीं है, जमीन ये है, चक्कर काट रही है सूरज के गिर्द। ऐसे यहाँ पहुंचेगी तो ये मैंने दोबारा बना दी जमीन, ऐसे जमीन एक ही है, मैंने 2 दफा बना दिया है, इस तरह से घूम रही है रोटेशन दिखाने के लिए। तो जो रोटेशन जो इसने रेवोल्यूशन जो इसने पूरी की, जो चक्कर पूरा किया जमीन ने, वो कितने टाइम में किया, 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 डेज और 6 घंटे में इसने अपना यहां से पॉइंट ए से जो चली थी चक्कर काट के दोबारा उसी पॉइंट में वापस आई। सूरज के गिर्द जो उसका चक्कर था वो 365 डेज और 6 आवर में इसने मुकम्मल किया, 365 दिनों में और 6 घंटों में इसने मुकम्मल किया। 365 डेज का हमारे पास क्या बनता है, एक ईयर बनता है। सवाल ये बनेगा कि हमारे जो ईयर्स है वो रोटेशन से बनते हैं, रेवोल्यूशन से बनते हैं। हमारा जो साल बनता है, जो सर्दियां गर्मियां बन रही होती है, इसमें और भी फैक्टर होते हैं सर्दी गर्मियों में, सीजन्स में, लेकिन बेसिकली जो मेन हमारे पास ये होता है, क्या होता है, रेवोल्यूशन होती है। रेवोल्यूशन से हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, सीजन्स बन रहे होते हैं और हमारा साल बनता है। दिन और रात रोटेशन से, ईयर जो बन रहे हैं वो रेवोल्यूशन से बन रहे हैं। 365 डेज का हमारा एक साल होता है बेटा, 365 डेज का हमारा क्या होता है, एक साल होता है। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। अब है जी हमारे पास ये 6 घंटे, इनका क्या करें जी, ये भी तो हमारे पास है ना। तो हमारा जो साल होता है ना बेटा, कितने दिनों का होता है, 365 डेज का होता है। हमारा साल 365 डेज का होता है, लेकिन ये 6 घंटे जमा हुए पहले साल में, एक चक्कर मुकम्मल किया 6 घंटे, दूसरा चक्कर मुकम्मल किया फिर 6 आवर्स, तीसरा चक्कर मुकम्मल किया फिर 6 आवर्स, चौथा चक्कर फिर मुकम्मल किया तो फिर 6 आवर्स। तो ये 6 घंटे मिलके कितने बन गए, 24 घंटे। हर चौथे साल, मतलब हर चौथे साल जो होगा हमारे पास 24 घंटे जमा हो जाएंगे। 24 घंटे जमा होने से जो साल होगा 365 के बजाय 366 डेज का बनेगा। हर चौथे सर्कल पे 1 के बाद 4, हर चौथे सर्कल के ऊपर, मतलब 4 सालों के बाद हमारे पास जो होगा क्या होगा जी, साल कौन सा हो जाएगा जी, एक दिन बढ़ जाएगा, 24 घंटे बढ़ जाएंगे, 6 चौके 24, तो हमारे पास जो साल बनेगा वो 366 डेज का बनेगा। इसी साल को हम क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। लीप ईयर का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा कि लीप ईयर में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 365 डेज होते हैं लीप ईयर में, और वो जो दिन ही हम एडजस्ट करते हैं कहाँ, फरवरी में। लीप ईयर में फेब जो होगा वो 29 डेज का होता है। लीप ईयर जो है वो हमारा दिन किधर ऐड होता है, फरवरी 29 का होता है, जबकि वैसे जो फरवरी होगा वो 28 दिनों का होता है। 2024 जो है हमारे पास लीप ईयर है, 2020 हमारे पास लीप ईयर था, दोबारा 2028 हमारे पास लीप ईयर होगा, 2032 हमारे पास लीप ईयर होगा। हर 4 साल के बाद एक दिन जो बढ़ेगा उससे हमारा जो साल बनेगा 366 डेज का बनेगा, जो कि हमारे पास लीप ईयर कहलाएगा। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होगा हमारे पास, जो हम फरवरी में एडजस्ट करते हैं, 29 दिनों का फरवरी होता है। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर हो गया आपका। वो पूछता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इस तरह से सवाल वो बनाएगा। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, कहते हैं 2020, 2022, 2024, 2016, मतलब कौन सा लीप ईयर नहीं है, मुझे आप में से कोई बताएगा कौन सा नहीं है। तो इसका सलूशन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 4 साल बाद बदलना है ना, 4 पे तकसीम कर दें, 4 पे तकसीम कर दें, जो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है वो लीप ईयर है, जो नहीं हो रहा है वो लीप ईयर नहीं है। तो 2022 नहीं होगा। 2022 को जब आप 4 पे तकसीम करेंगे तो ये पूरा पूरा तकसीम नहीं, इशारिया में जवाब आएगा। 2020 भी हो जाएगा, 2024 भी हो जाएगा, 2016 भी हो जाएगा। तो लीप ईयर अगर आपसे कह रहे हैं कौन सा है, वो कहता है जी बताएं कौन सा लीप ईयर है। ऑप्शन है जी आपके पास
2021, 2022, 2018, 2024। चले, इस तरह से वो आपको कहेगा कि भाई कौन सा लीप ईयर है इनमें से। 4 पे तकसीम करके देखे, नहीं होता, पूरा पूरा करके देखे, नहीं होता, नहीं होता, ये होता है। तो लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है वो आप इस तरह से निकाल लेंगे। 2024 से है, 2029 से 20 भी था। तो ये आपका रोटेशन और रेवोल्यूशन